हाय फ्रेंड्स, मैं विकास उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल भिंड में। और आज की क्लास है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ सीटेट और अन्य टेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो हम आपको एक बात बता दें कि जो भी पेपर होते हैं उनमें 30% पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चंस में आए हुए हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी अवधि यौवनारंभ कहलाती है? एज ऑफ प्यूबर्टी। कौन सी अवधि कहलाती है एज ऑफ प्यूबर्टी? देखिए 69 वर्ष ये तो बाल्यावस्था होती है, 13 से 16 वर्ष। ठीक है, ये क्या होता है, एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि इस पे मेनस्ट्रुअल साइकिल जो होता है लड़कियों में वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसको पूर्व किशोरावस्था भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं पे जो एमसी वगैरह स्टार्ट होती है 13 से 16 ईयर्स में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 17 से 19 वर्ष, ये तो उत्तर किशोरावस्था है। ठीक है, 10 से 12 वर्ष ये भी नहीं है, 13 से 16 वर्ष ही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो सामान्य से विशिष्ट, ये मैंने आपको बताया था, सामान्य से विशिष्ट है वो मानव विकास का सिद्धांत है। किस तरीके से मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। जैसे कोई भी बालक होता है, डेवलपमेंट जब उसका होता है तो पहले वो सामान्य चीजें करना सीखता है, उसके बाद वो विशिष्ट क्रियाएं करना सीखता है। जैसे पहले बैठना सीखेगा, या पहले फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। ऐसे ही पहले वो बात मतलब थोड़े बहुत अक्षर बोलना सीखेगा, उसके बाद वो धीमे धीमे उसका जो भाषा ज्ञान होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, शब्दकोश उसका बढ़ता जाता है, तो वो सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि ये विकास का सिद्धांत है। क्रमिकता, ये भी मैंने आपको बताया था, विकास निरंतर चलता ही रहता है, क्रम होता है विकास का एक। ठीक है, क्रम जो होता है क्रम बाई क्रम में चलता रहता है, शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, क्रम होता है उसका। ये क्या है, विलोमीयता, उत्क्रमणीयता ये नहीं है। विलोमीयता का मतलब है मतलब बीच में रुकता नहीं है, कभी भी विलोम नहीं होता है, समझ रहे हो। निरंतरता, निरंतरता यानी कि चलता रहता है विकास, एक निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया, ये भी मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला विलोमीयता। ठीक है, ब्रजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। देखिए एक्साइटमेंट या उत्तेजना क्या होता है, मैंने आपको संवेगात्मक विकास पढ़ाया था, मैंने उसमें बताया था कि संवेग जो होते हैं वो एक तरीके से उत्तेजना, हमारी मानसिकता, हमारे मन की जो उत्तेजित अवस्था होती है वही संवेग का, ठीक है, संवेग विकास होती है। तो उत्तेजना जो होती है वो संवेगात्मक विकास का भाग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 का एक छात्र लगभग 9 साल का विकास के किस चरण से मेल खाता है? तो दोस्तों एरिक्सन का सिद्धांत आपने भली भांति पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप मेरा वीडियो दोबारा से देख लीजिए, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आपको अब समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। देखिए एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 का एक छात्र लगभग 9 साल का विकास के किस चरण से मेल खाता है? तो अंतर्गता बनाम अलगाव, ये मैंने आपको बताया था, कब होता है ये होता है 18 से 35 साल में, जब इंसान जो होता है या तो वो आइसोलेट हो जाता है, अलग हो जाता है, या अंतरंगता रहती है, यानी कि उसके मित्र काफी सारे बन जाते हैं, व्यवहार उसका बन जाता है। ठीक है, उसके बाद नेतृत्व बनाम अपराध, उसके बाद है परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, परिश्रम बनाम हीनता क्या होता है, ये कौन सी अवस्था पाई जाती है? जब मैंने आपको बताया था परिश्रम बनाम हीनता, यानी कि इंडस्ट्री वर्सेस, इसमें क्या होता है कि जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था में बालक परिश्रम करता है, ठीक है, अपना काम करता है, होमवर्क करता है। तो मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया था, यदि वो अच्छा होमवर्क करके ले गया और मैडम ने उसको गलत कर दिया पूरा, या उसके पेपर में बहुत ही कम मार्क्स आए, तो वो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कक्षा 3 का छात्र है, तो एरिक्सन की कौन सी स्थिति में है, परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, 9 साल का बालक, परिश्रम बनाम हीनता। 8 अवस्थाएं हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई है, आप वीडियो को 2 बार देख लीजिए, इससे क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार मूल्य तंत्र किस तंत्र में आते हैं? देखिए ये एक
पारिस्थितिकी सिद्धांत है, इसको मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। इसका आंसर है मैक्रो सिस्टम। इसके सिस्टम होते हैं अलग अलग, माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, तो अलग अलग सिस्टम है, इनके तंत्र हैं ये। तो ये जो मूल्य होता है वो मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? ठीक है, इसका आप पढ़िए और ध्यान से देखिए। ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी 7 जुलाई 2019 में ही आया था, पिछली साल। ठीक है, कई लोगों ने तो दिया भी होगा, तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि कैसे इसका आंसर करते हैं। यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा। तो आप समझिए क्वेश्चन को पहले। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं, ये बात आपको पता है, सही है। डेवलपमेंट होता है वो अधिगम और विकास का जो संबंध होता है, अंतर संबंध और अंतर निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। मैंने कई उदाहरण देके आपको पिछली क्लासेस में बताए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, ये देखिए इसका ठीक विपरीत है, तो ये सही हो ही नहीं सकता है ना। तो ये आपको पता है सही है, तो यानी कि ये सही हो ही नहीं सकता। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। देखिए, अधिगम कभी विकास का ध्यान किए बिना घटित नहीं होता है, अधिगम विकास के साथ साथ ही होता है और उसके अनुसार ही होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। अधिगम की दर जो होती है विकास की दर से काफी अधिक होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अधिगम की दर जो होती है विकास की दर के साथ साथ ही चलती है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। इसका सही आंसर क्या है? विकास एवं अधिगम जो होता है उनमें अंतर संबंध होता है और वो अंतर निर्भर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील कक्षा शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा यानी कि जो डेवलपमेंट होती है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होता है। ठीक है, तो उसको बच्चों को किस प्रकार देखा जाता है? खाली स्लेटों के रूप में। उसका जो रूल्स होते हैं, खाली स्लेट के रूप में बच्चों को नहीं दे सकते अपन, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य रखते हैं अपने अंदर, समझ रहे हो। बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य होती है, समाज से देखते हैं, घर परिवार में देखते हैं, वो तो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। तो यानी कि खाली स्लेट अपन को नहीं बोल सकते। छोटे वयस्कों के रूप में अपन को छोटे वयस्क भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके अंदर इतनी वो नहीं होती है कि वो वयस्क बन जाए। अभी निष्क्रिय अनुकारक नहीं होते हैं वो, ठीक है ना। और सक्रिय अन्वेषक होते हैं, क्योंकि एक्टिव रिसर्चर जो होते हैं, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ खोज करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। आपने देखा होगा बच्चे कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तोड़ा फोड़ी है ना, तो वो सक्रिय अन्वेषक रहते हैं। तो ये आप खुद तरीके से कॉमन सेंस लगा सकते हो। ये सारे क्वेश्चन जो हैं सीटेट में आए हुए हैं, आप देख सकते हो, ये देखो। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम जो है वो एक सामाजिक गतिविधि है। लेव वाइगोत्स्की जो थे उन्होंने बताया था कि बच्चा जो है वो खेल के मैदान से सबसे ज़्यादा सीखता है, खेल के मैदान में उसका अधिगम जो होता है वो खेल के मैदान में अधिक होता है। उन्होंने बताया था कि एक सामाजिक गतिविधि है, अधिगम जो होता है वो एक सामाजिक गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि निष्क्रिय होगा तो विकास आगे बढ़ेगा ही नहीं। अनुबंधित भी नहीं हो सकता, व्यक्तिगत नहीं हो सकता, क्योंकि वो सभी के साथ साथ सभी का होता है विकास, है ना। तो एक सामाजिक गतिविधि है। यह लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत हम आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी पढ़ाया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, यानी कि समझ रहे क्वेश्चन को, समझिए। वयस्कता का संक्रमण मतलब वयस्कता जो होती है उसमें प्रवेश करने वाली होती है, यानी कि वयस्कता के जस्ट बिफोर वाली अवधि, समझ रहे हो। तो बाल्यावस्था की समाप्ति तो हो नहीं सकती, क्योंकि बाल्यावस्था की समाप्ति के बाद किशोरावस्था आती है। अब किशोरावस्था हो सकती है, क्योंकि किशोरावस्था के जस्ट बाद ही वयस्कता आती है। और मध्य बाल्यावस्था भी नहीं हो सकती, और पूर्व क्रियात्मक अवस्था भी नहीं हो सकती। किशोरावस्था इसलिए है क्योंकि किशोरावस्था के बाद ही वयस्कता में प्रवेश करता है बच्चा, यानी कि यहाँ से इसका संक्रमण शुरू हो जाता है वयस्कता का। ठीक है, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बालक या बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या लाती हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? आप अपने दिमाग से इस क्वेश्चन को सोचिए। एक प्रारंभिक कक्षा है बालकों की, और बालक जो है वो अपना अनुभव लेकर आया, एक्सपीरियंस कुछ लेकर आया और टीचर को बता रहा है। टीचर उसको क्या करे? उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। आपको बताओ कैसा लग रहा है? उनको उनके अनुभवों को शामिल करके और उनके ऊपर परिचर्चा करके उसको समझाना चाहिए, उसका निराकरण करना चाहिए। ठीक है,
उनका निराकरण करना चाहिए। ठीक है, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। यदि बच्चा कोई एक्सपीरियंस लेके आया है, कुछ चीज कुछ बात लेकर आया है, तो उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। आप खुद सोचिए गलत है कि नहीं, क्योंकि बच्चा फिर वो आगे कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं करेगा अगर उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा तो। ठीक है। थर्ड है उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। क्या आपको लगता है उपेक्षा करनी चाहिए? उपेक्षा करेंगे तो बच्चा फिर नहीं लेकर आएगा कुछ भी, उसके अंदर जो जिज्ञासा है वो खत्म होती चली जाएंगी। उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि आप उन पर ध्यान नहीं देंगे तो धीमे धीमे वो कुछ लाना ही भूल जाएंगे। यानी कि इंटरेस्टेड कब होंगे? जब वो कुछ लेकर आए, भले ही वो गलत चीज लेकर आए, तो आप उन्हें शामिल करके उन्हें समझाएंगे तो उनके अंदर जिज्ञासाएं बढ़ेंगी, तो वो और भी चीजें कुछ खोजने का प्रयास करेंगे। ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन कुछ हैं, ये पर्यावरण के क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीटेट वगैरह में आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से देखिए। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं। एक फ्लावर जो होता है, फ्लावर ऐसे एक फ्लावर है, इसके अंदर पंखुड़ियां होती हैं। ठीक है। इनके अंदर क्या होता है? एक पाउडर जैसी संरचना होती है। आपने देखा होगा कुछ फ्लावर्स में, रोज फ्लावर देख लेना, कोई भी देख लेना, उसमें अंदर एक पाउडर जैसी संरचना होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं अपन? ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, उनको अपन कहते हैं पराग। ठीक है, पराग कण जो होते हैं उनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज अंकुरण की अवधारणा है, उसको किस तरीके से बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है? इस पर ये इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको हम देखते हैं। बीज बोने या अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को निष्पादित करने के लिए कहना। देखो, आप कोई एक पार्ट पढ़ा रहे हैं बीज अंकुरण का क्लास में। ठीक है, ये भी सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सीटेट 2011 में आया था ये, और बीटेट में भी आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखिए इसको ध्यान से। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया सकता है। आप बीज अंकुरण का कोई आप पाठ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आपको एक सर्वश्रेष्ठ विधि आपको बतानी है कि आप किस विधि के द्वारा इसको पढ़ा सकते हैं। बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को निष्पादित करने के लिए कहना। आप उनसे बच्चों से कहते हैं कि बीज बोने के ये सारी जो गतिविधियां उनको निष्पादित करने के लिए बोलते हैं, और या फिर आप अंकुरित बीज जो होते हैं उनकी फोटो दिखाते हैं। ठीक है, या कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। यदि आप सीधे सीधे बीज को ही लेकर चले आए, जैसे चने के बीज ले आए और वो अंकुरित होते हुए वो जो वाइट वाइट उनमें जो एक अंकुर निकलता है वो साक्षात उसको दिखा दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो सबसिस्टम तरीका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये मतलब सामने ही दिख जाएगा उनको। ठीक है, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना ये भी सही नहीं है। मतलब वैसे तो सही है ये विधियां, लेकिन सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? सबसे बेहतर तरीका इसमें पूछा गया है। सबसे बेहतर तरीका तो ये कोई चीज के बारे को उसको दिखा दी जाए। ठीक है, जैसे आप किसी एक कार का, आप लोगों कार के बारे में आपको कोई बताया जा रहा है कुछ चीज, लेकिन और उसका फोटो बना के दिखाया दिया जाए या उसके चित्र बना के उसमें कुछ चीजें समझा दी जाए तो उतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन यदि वो कार ही आपके सामने आ जाए तो आप उसका अवलोकन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये विधि जो है वो सर्वश्रेष्ठ विधि है, सर्वोत्तम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला जो होता है, देखो गांव में क्या होता है, भैंस की पीठ पर कभी कभी कुछ पक्षी, बगुला या कौवा वगैरह बैठा रहता है। वो क्यों बैठा रहता है? भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। देखिए, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। आपको पता है कि भैंस की पीठ पर कुछ कीट होते हैं, चलते रहते हैं, उनको वो खाता है, वो अपना भोजन करता है। ठीक है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। यदि वो घास के कीट खाएगा तो भैंस की पीठ पर क्यों बैठेगा? आप बताइए मुझे। तो ये गलत है ना। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। बगुला क्यों गाएगा, है ना। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, उड़ने के लिए उसे भैंस की पीठ क्यों मिलेगी? वो किसी पेड़ वगैरह पर भी बैठ सकता है। तो मतलब वो भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे सी टेट या यूपी टेट किसी भी टेट में आए हुए क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी को, केंचुआ को, मधुमक्खी को, तितली को। देखिए,
केंचुआ जो होता है इसको किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर होता है, मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, उसके अंदर छेद कर देता है, मिट्टी के अंदर घुस के ये छेद कर देता है, इसके अंदर एयर चली जाती है ना मिट्टी के अंदर, तो ये उपजाऊ बना देता है मिट्टी को। ठीक है, इसलिए इसको किसान का मित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा जो होती है किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, उर्वर बन जाती है, बंजर हो जाती है। देखिए बंजर हो जाती है भूमि, ये आप विशेष जानने वाली बात है। गांव में आपने देखा होगा कभी एक बार में सरसों हो रही है, सरसों के बाद में और गेहूं कर देते हैं, कभी मतलब चेंज कर करके करते हैं, क्योंकि एक ही फसल उगाते रहेंगे तो मिट्टी जो होती है उसमें पोषक तत्व होते हैं, उनकी कमी आ जाती है। ठीक है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ये भी गलत है, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है। आपको ये पता है कि मैं कह रहा हूँ विशेष फसल के उपयोगी कैसे बनेगी, जब पोषक तत्व की कमी हो जाएगी तो विशेष फसल के लिए उपयोगी कैसे बन सकती है वो, सिंचाई के लिए उपयुक्त भी नहीं बनेगी, उर्वर तो बन ही नहीं सकती क्योंकि वो मतलब बंजर हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, तो वो बंजर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है हमारे देश में यह पौधा? देखिए असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में। ये पौधा हमारे यहाँ मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, ये एक नेपेंथिस कीट बच्ची पौधे जैसे होते हैं, कीट बच्ची पौधा है। तो ये क्या करता है, इसकी पंखुड़ी होती हैं ऐसी, और मेढक वगैरह है और कोई कीड़ा मकोड़ा वहां पर बैठता है, ऐसे ये बंद कर लेता है और धीमे धीमे उसका डाइजेशन कर लेता है ये। ठीक है, तो ये आपके बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये देखिए सीटेट 2012 में आया हुआ, ये भी सीटेट 2012 के सारे क्वेश्चन जो थे यूपी टेट, सीटेट, बीटेट कहीं से आए हुए थे। ठीक है, तो आपको इनको देखना चाहिए।